हेलो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश के सेंटेंस में अंतर जानेंगे और साथ ही साथ हिंदी से इंग्लिश अनुवाद करना और इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना, दोनों को एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको वीडियो के लगभग अंत में आपको बताएंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। अच्छा दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि किसी भी वाक्य में, वो हिंदी का हो या इंग्लिश का, उसमें यही 4 शब्द या शब्दों के ग्रुप आते हैं और उसके बाद भी आप ऐसे सेंटेंसों को ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। जानते हैं इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है आप इन शब्दों के क्रम का अंतर न कर पाने के कारण न तो हिंदी से इंग्लिश अनुवाद कर पाते हैं, न तो इंग्लिश से हिंदी अनुवाद कर पाते हैं। यदि आप स्टार्टिंग में अदर वर्ड्स वाले सेंटेंस का प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको इंग्लिश ग्रामर कठिन लगने लगेगा और आप जो है कि ग्रामर को पढ़ना छोड़ देंगे। तो बेटर होगा कि आप अदर वर्ड्स वाले सेंटेंस का प्रैक्टिस पहले न करें। पहले अदर वर्ड्स को छोड़कर अर्थात सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब वाले सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लीजिए। जब इसमें आप जो है कंफर्टेबल फील करने लगे तब आप जो है कि अदर वर्ड्स वाले सेंटेंस का प्रैक्टिस करना शुरू करें। आइए दोस्तों, अब हम आपको समझाते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का, वो किस क्रम में और कैसे आते हैं, इनमें आपस में क्या रिलेशन है, कैसे इनको लिंक करके समझें जिससे कि इसे हमें समझने में दिक्कत ना हो और आसानी से इसे हम हमेशा के लिए हमें याद रहे। हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट सेंटेंस के स्टार्टिंग में पाया जाता है, जबकि वर्ब सेंटेंस के लास्ट में पाया जाता है। एंड ऑब्जेक्ट जस्ट वर्ब के पहले पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑब्जेक्ट जस्ट वर्ब के पहले पाया जाता है। मीन सब्जेक्ट वाक्य के स्टार्टिंग में, वर्ब वाक्य के लास्ट में एंड ऑब्जेक्ट वर्ब के जस्ट पहले। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही इंग्लिश में आएंगे तो सब्जेक्ट इसमें भी स्टार्टिंग में है, अर्थात हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का, दोनों में क्या है? सब्जेक्ट शुरुआत में ही पाया जाता है। देख लीजिए, हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का, दोनों में सब्जेक्ट कहाँ है? शुरुआत में पाया जा रहा है। बट इंग्लिश में एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या पाया जाता है? इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या पाया जाता है? वर्ब पाया जाता है और वर्ब के ही जस्ट बाद ऑब्जेक्ट पाया जाता है। मीनिंग यहाँ पर कह सकते हैं तो सीक्वेंस है, सीधा सीधा क्या, ऐसे। इंग्लिश के सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले पाया जाता है, जस्ट उसके बाद वर्ब पाया जाता है और जस्ट उसके बाद ऑब्जेक्ट पाया जाता है, ऐसे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज़ और देख रहे होंगे आप कि हिंदी का सेंटेंस हो या इंग्लिश का सेंटेंस हो, सब्जेक्ट तो दोनों के स्टार्टिंग में है, बट अगर स्थान जो परिवर्तन हुआ है, जो प्लेस चेंज हुआ है, वो किस में हुआ है? वो ऑब्जेक्ट एंड वर्ब के प्लेस में हुआ है। मीन हिंदी के सेंटेंस में वर्ब लास्ट में था, बट इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट के जस्ट बाद है। वैसे ही हिंदी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जस्ट वर्ब के पहले पाया जाता है, जबकि इंग्लिश के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जस्ट वर्ब के बाद पाया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे हैं, कॉमन क्या है? हिंदी के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? वर्ब के पहले है, ऑब्जेक्ट वर्ब के पहले, और इंग्लिश में वर्ब के बाद। नोट के रूप में आप अदर वर्ड्स वाले सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर देख लीजिए। हिंदी के सेंटेंस में जब अदर वर्ड होंगे, क्या है? हिंदी के सेंटेंस में जब अदर वर्ड होंगे तो उसका क्रम ये होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, देन अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब। मीन ये क्रम होता है। मान लीजिए हमने हिंदी का सेंटेंस ले लिया, अब जब हमको इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है, ठीक है, जब इसका हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट का स्थान हमें पहले से पता है क्या होता है? सेम प्लेस पे है। ठीक है,
हिंदी और इंग्लिश का प्लेस क्या है, सेम है। सो हमने क्या किया, हिंदी से जो ही है अर्थात वह है, उसका इंग्लिश ही जो होगा लिख लेंगे। ठीक है, ही लिख लिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में जाएंगे। क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ से उल्टा आना शुरू कर देंगे। हिंदी के सेंटेंस से लास्ट में आएंगे, यहाँ से उल्टा आना शुरू कर देंगे। जैसे पहले खेलता का अंग्रेजी लिख देंगे। क्या करेंगे, पहले खेलता का लिख देंगे, फिर उसके बाद फुटबॉल का लिख देंगे, उसके बाद प्रतिदिन का। मीन देखिए क्या है, पहले वही नहीं हुआ कि उल्टा आना शुरू किया, तो पहले इसका लिख दिए इंग्लिश प्ले, इसका लिख दिए फुटबॉल, इसका लिख दिए डेली। तो अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर समझाया गया कि सब्जेक्ट पहले हिंदी का सब्जेक्ट लीजिए, अर्थात यहाँ पर इंग्लिश में भी सब्जेक्ट को उतार दीजिए। उसके बाद हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में जाइए और उसे वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड के रूप में लिखते जाइए। तो इसे देखिए वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, मीन वही सीक्वेंस है, जस्ट यही उल्टा क्रम को यहाँ पर ऐसे चला गया, मतलब ये ऐसे आया और ऐसे चला गया, है ना। कितना आसान ट्रिक है। वैसे ही यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया हो और उसका अनुवाद करना हो, यदि आपको इंग्लिश सेंटेंस दिया हो और उसका अनुवाद करना हो, अर्थात इंग्लिश सेंटेंस दिया हो उसका ट्रांसलेट करना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि सब्जेक्ट का प्लेस वही है, अर्थात सब्जेक्ट का जो इंग्लिश दिया है उसका हिंदी पहले निकाल लीजिए, तो ही है तो मतलब वह हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में जाते हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ का जो इंग्लिश होगा उसको यहाँ लिख लेंगे। मीन यहाँ लिख दिए, देखिए हिंदी में मतलब वही नहीं कर रहा है, पहले इसका हमने लिख दिया यहाँ पर। अगर देखिए तो इंग्लिश में जो ही का हिंदी होगा वो लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद इंग्लिश वाले में लास्ट में आए और उसको कहाँ लिखना है, जस्ट यहाँ लिखना है, अर्थात यहाँ पर जस्ट ही के बगल में। तो हमने फिर क्या किया, जस्ट इसका इंग्लिश यहाँ लिख दिए, फिर इसका इसके बाद लिखे, फिर इसका उसके बाद लिखे। मीन क्या है, वही क्रम बदल गया, अर्थात पहले ही का वह लिख दिए, उसके बाद जस्ट ऐसे क्रम में आएंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इंग्लिश ग्रामर सीख सकें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे जब हम इंग्लिश ग्रामर के और भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे, जिससे आप उसका बेनिफिट ले सकें।